तो अब देखते हैं प्रॉब्लम 11th को। ये क्या बोलता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय दिस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको दिखाना है। और उसके बाद बोल रहा है कि फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0 0 द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज ए सेंटर। तो ये ऐसे ही लिखा हुआ, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, इसमें कुछ करना नहीं। ये क्या बोल रहा है कि एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन है, तो प्लेन आप जानते हैं, प्लेन मान लीजिए कि ये x और y प्लेन है, ठीक है, x y, जिसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग लिखते हैं x, y समथिंग, मतलब कोई भी एक पॉइंट होगा तो उसका एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि p q r, ये एक रिलेशन है उस प्लेन में, ठीक है, पॉइंट्स के बीच में। वो क्या है, p q डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है इस प्लेन में, ओरिजिन किसको बोलते हैं, इसको मान लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, यहाँ पे x भी 0 और y भी 0 होता है। द पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये तो बहुत बच्चों वाला बात है। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट बोल रहा है कि p है इस प्लेन में, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, मान लीजिए कि ये o है, ठीक है, और एक और पॉइंट है q, मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ पे मान लिया, कहीं भी आप इसमें कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, q है, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ये बोलता है कि ये डिस्टेंस OP और OQ, मतलब OP इज इक्वल टू OQ, इस रिलेशन का यही मतलब है। तो ये बोलता है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को कि ये दिखाना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ये तीनों होगा तब हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये तो बहुत इजी है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि हमको देखना पड़ता है कि A रिलेटेड टू A है कि नहीं, मतलब A जो पॉइंट्स हैं वो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये तो बहुत इजी है ना कि मतलब किसी पॉइंट को, ये पॉइंट बोलने की इस पॉइंट का OP इज इक्वल टू OP, समथिंग लाइक दैट, है ना। यही ये बोल रहा है ना कि A रिलेटेड टू A, मतलब इस P पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q। तो मान लीजिए दोनों पॉइंट P हो गया, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, और फिर बोल रहे कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस इक्वल होगा। ऑफ कोर्स इक्वल है ना, एक ही पॉइंट है। तो ये तो यहाँ पे हो रहा है, ये पता चल रहा है ना कि ऑल फॉर ऑल A यहाँ पे, ठीक है, A बिलोंग्स टू R हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। आ रही ना बात समझ में। इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं, ये बहुत इजीएस्ट प्रॉब्लम है, राइट। फिर देखना कि सिमेट्रिक है क्या। ऑफ कोर्स सिमेट्रिक है, क्यों नहीं है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये OP है, ठीक है, OP इक्वल टू OQ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब ऐसा बोल सकते हैं ना, उसमें क्या होता है सिमेट्रिक में कि A रिलेटेड टू अगर B है, देन हम लोग बोलते हैं कि B रिलेटेड टू A, ठीक। तो अगर हम ये लिखते हैं कि P, Q, इसका क्या मतलब है कि OP इक्वल टू OQ की बात कर रहे हैं, OP इक्वल टू OQ, यही बोल रहे हैं। और अगर हम लिख दें कि Q, P, तो क्या हो जाएगा, ये OQ इक्वल टू OP। तो दोनों में क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको। ये दोनों डिस्टेंस है, ये मतलब OP इक्वल टू OQ, या हम बोले कि OQ इक्वल टू OP, बोथ आर इक्वल, है ना। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी है, राइट। अब ये देख लीजिए कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। मान लीजिए कि एक पॉइंट और कुछ होता, ठीक है, P है, Q है, मान लीजिए R एक पॉइंट होता यहाँ पे, और फिर इसका डिस्टेंस ऐसे, ठीक है। तो अगर OP इक्वल टू OQ है, और मान लीजिए कि मतलब ये सब डिस्टेंस इक्वल है, Z एक तीसरा पॉइंट लिया तो OQ इक्वल टू OR है, तो हम बोल सकते हैं ना OP इक्वल टू OR है। ये सब मतलब मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम का कोई वैल्यू एडिशन होगा, बस थिंकिंग, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब क्या गया, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं लोग, A R B है इफ एंड B R C है, देन क्या होता है कि A इज रिलेटेड टू C। तो ये तो यहाँ पे हो रहा है ना कि ये दोनों है, तो ये हो रहा है डिस्टेंस के मामले में, राइट। अब तीसरा पॉइंट बोल रहा है इसमें, फर्दर क्या बोल रहा है इसमें, तो ये हो गया ना प्रूफ, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, तो इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट्स इट। अब बोल रहा है कि इसमें जितने भी सेट होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे इसमें, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, इस तरह से ये जब घूमता जाएगा इस तरह से, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे होगा ना, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे,
तो ये जब सभी पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे जिसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे ये डिस्टेंस इक्वल, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये एक सर्कल फॉर्म करेगा ना। तो ये एक सर्कल फॉर्म किया है यहाँ पे, यही तो वो पूछ रहा है वहां पे, तो क्या बनेगा, तो एक सर्कल बनेगा, दैट्स इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इक्वल टू दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कंसीडर 3 राइट एंगल्स ट्रायंगल्स T1 with sides, T1 का बोल रहा है 3, 4, 5 are the sides, T2 is 5, 12, 13 and T3 is 6, 8 and 10, ठीक है। which triangles among T1, T2, T3 are related, ठीक है, ये है प्रॉब्लम। तो इसको देखिए, ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है ना। सिमिलर ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं, ये अगर पता है तो ये बन जाएगा 1 मिनट में। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग जो क्या होता है, साइड्स होते हैं, उसका जो रेशियो होता है वो अगर इक्वल है तो सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है, T1 एंड T2 आर सिमिलर। ये एक रिलेशन दिया हुआ है T1 T2 का, T1 इज सिमिलर टू T1। इसको पूछ रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये तो बहुत ईजी है ना। तो बस वही सिमिलर ट्रायंगल, मतलब क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ये तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप रिफ्लेक्सिव देख रहे हैं तो कोई एक ट्रायंगल खुद से तो सिमिलर ही होगा ना। मान लीजिए कि अगर ये 3, 4, 5 की ही बात कर रहा है, ठीक है, मान लिया कि ये 3, ये 4, ये 5 मान लिया, तो अगर सेम मतलब T1 T2 यही अगर T1 है और यही T2 भी हो जाए तो खुद से सिमिलर, कोई भी ट्रायंगल खुद से सिमिलर होता ही है, ठीक है। T1 एंड T1 ये तो सिमिलर है ही खुद का खुद से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिलोंग्स टू R, ये हो ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक में कि अगर T1 एंड T2 है, इसका मतलब क्या है, ये जब लिखते हैं ऐसे कि T1 गिवन T1 T2, इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। अगर इसी चीज को हम लिखेंगे T2 T1 तो फिर ये क्या हो जाएगा, T2 इज सिमिलर टू T1। तो बात तो एक ही है ना, ये उसके सिमिलर या ये इसके सिमिलर, तो हो गया ना। तो यही तो सिमेट्रिक बोलता है कि अगर A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू A अगर उस रिलेशन में है तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। तो हो गया, ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। इतने प्रॉब्लम्स हम लोग कर चुके हैं, तो दिखने से पता चल रहा है कि अगर T1 इज रिलेटेड टू T2 एंड T2 इज रिलेटेड टू T3 देन वी कैन से कि T1 इज रिलेटेड टू T3, है ना। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, T1 T2 सिमिलर, T2 T3 सिमिलर, तो T1 T3 सिमिलर ही होगा ऑफ कोर्स। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि ये 3 ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे, एक ये है T1, एक दूसरा दिया हुआ है, मान लीजिए कि क्या दिया हुआ है, ये 5 मान लिया, ये 12 मान लिया, ये 13 मान लिया, और फिर अच्छा इसको इस तरह से बनाएंगे तो आप हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे। ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये हो गया T2, और एक T3 बनाते हैं, उसमें क्या बनाएंगे, इस तरह से ये बनाया T3, ये क्या है, 6 है, 8 है और 10। इतना तो मुझे पता है कि ये वाला सबसे बड़ा होगा, ये तो आप जानते हो ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ये सब दिया हुआ है कि दीज ऑल आर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लाइक इन तीनों में कौन 2 सिमिलर है, तो देखिए जो साइड जिसका प्रोपोर्शन में होगा वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो रहा है क्या, T1 और T2 का देखिए कि 4/12 ये इसके प्रोपोर्शन में, 3/5 और फिर देखिए 5/13, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका इससे देखिए कुछ दिख रहा है क्या, शायद दिख रहा है, क्या होगा 4/8, फिर क्या दिख रहा है 3/6 और फिर 5/10 दिख रहा है, यानी कि ये सब प्रोपोर्शन इक्वल है इसका। 4/8 इज 1/2, 3/6 1/2, 5/10 1/2। तो T1 इज सिमिलर टू T3 हम लोग बोल सकते हैं। T2 और T3 का भी चेक कर लीजिए, देखिए नहीं दिख रहा है कुछ, 12/8, 5/6, 13/10, इस तरह से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, कोई
कांस्टेंट चीज नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे T1 एंड T3 आर रिलेटेड सिंस दिस टू आर सिमिलर टू ईच अदर। अब देखिए ये 13 नंबर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्या बोलता है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, ठीक है, पॉलीगॉन एज आर इक्वल टू, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये बताना है हम लोगों को। और बोल रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड 3, 4 एंड 5, ठीक है, ये है पॉलीगॉन के बारे में ये बोल रहा है, P1 P2 जो भी चीज है, ये क्या बोल रहा है ये रिलेशन इसको, तो फिर ये सब तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, ये कॉमन सेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है, कि अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं सब कुछ तो ये सब तो क्वेश्चन बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये देखते ही आपके माइंड में चलेगा कि हाँ ये तो सही ही बोल रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। ये क्या बोल रहा है रिलेशन कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब पॉलीगॉन्स मतलब क्या, ट्रायंगल होता है, फिर 4 वाला होता है, 5, जितना होगा उतना बोलते हैं, पेंटा बोलते हैं, फिर हेक्सा बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं पेंटागॉन, जितना उसका साइड्स होगा उस तरह से। तो मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऑफ कोर्स कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा, क्यों होगा, RST देखना है हम लोग क्या, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि A, बिलोंग्स टू R है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स है ही ना, कि अगर P1 P2 यहाँ पे लिख रहे हैं तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स लिख रहे हैं। अगर P1 P1 ही लिखे खुद का खुद से, तो ऑफ कोर्स अगर ये एक ट्रायंगल है और ये भी खुद का ही यही है तो सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, खुद का खुद से तो होना ही है। तो कोई एक अगर यहाँ पे लिया ट्रायंगल, एक पॉलीगॉन है मान लीजिए, तो इसका जितना नंबर ऑफ साइड्स होगा, फिर इसी का बोल रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स, तो दोनों एक ही चीज है तो साइड्स तो नंबर एक ही होगा ना, 3 ही होगा दोनों में, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ऑफ कोर्स होगा, ठीक। सिमेट्रिक का क्या होगा, अगर A रिलेटेड टू B है देन B रिलेटेड टू A होना चाहिए, ऑफ कोर्स अगर P1 एंड P2 हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड्स, सो वी कैन से P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो इसमें क्या इशू है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक भी हो गया। तो मैं लिख नहीं रहा हूं इतना, क्योंकि इतने सारे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं कि अगर आप ईमानदारी से अगर आप सोच रहे हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से समझ सकते हैं क्या यहाँ पे लिखना है। जैसे फिर भी अगर P1 P2 अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, अगर P2 P1 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे हम लोग, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। व्हाट डज मीन, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि A रिलेटेड टू B रिलेटेड टू, ये भी एग्जिस्ट करता है, बिलोंग्स टू R और ये भी बिलोंग्स टू R, तो दोनों जब बिलोंग्स टू कर रहे हैं तो A B और B A दोनों कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया कि वो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ये भी वही बात है कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल उससे मतलब नहीं है, लेकिन 3 उसमें साइड्स हैं, तो ये अगर A है B है C है तो नंबर ऑफ साइड्स की ही बात हो रही है, तो A रिलेटेड टू B होगा क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ साइड्स कितना, 3, इसमें भी 3, ये क्या है B इज रिलेटेड टू C, तो इसका मतलब A रिलेटेड टू C, इसमें भी 3 साइड, इसमें भी 3 साइड, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये कितना इजी प्रॉब्लम है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ये कॉमन सेंस है, राइट। नेक्स्ट बोलता है कि एक T यहाँ पे दिया हुआ ट्रायंगल राइट एंगल, जो कि इसका साइड्स क्या है 3, 4 एंड 5, ये दिया हुआ है, तो ये बोल रहा है कि इसका सेट कौन सा होगा इसमें, तो सेट ऑफ, ये ट्रायंगल दिया हुआ ना, तो ये किस में आएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में आएगा, समझ में आ रही है बात, मतलब ये सेट A जो होगा ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स होगा कि नहीं, ये बताइए, ऑफ कोर्स होगा ना, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो ये किस सेट के अंदर आएगा जिसमें 3 साइड्स हो, 3 साइड किस में होते हैं, ट्रायंगल्स में होते हैं, तो जितने भी ट्रायंगल्स होंगे उसी के सेट में ये आएगा, तो हो गया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये है 14th प्रॉब्लम, इजीएस्ट वन। ये क्या बोलता है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन, XY प्लेन की बात कर रहा है, एंड R be the relation in L defined R equal to this, so that the R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line Y equal to 2x plus 4. तो इसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं मुझे लग रही है, फिर भी ये क्या बोल रहा है कि से XY प्लेन है, ठीक है, XY, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने की क्या जरूरत है वो मुझे समझ में नहीं आता। ये क्या है, ये रिलेशन L1 L2 2 लाइन है, ये बोला कि L1 इज पैरेलल टू L2, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको प्रूव करना है। इसमें क्या प्रूव करना है, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये 3 प्रूव कर देंगे, हो गया। तो अगर L1
रिलेटेड टू L1 हो जाएगा, कहने का मतलब ये हो गया कि ए बिलोंग्स टू आर हो गया, या ए रिलेटेड टू ए। ये तरीका है, डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं। तो अगर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये अगर L1 है, ये L2 है, तो L1 खुद के पैरेलल है ही ऑफ कोर्स ना, कोई भी लाइन खुद से पैरेलल होता ही है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, मतलब जितने सारे पॉइंट्स होंगे वो हर एक, मतलब जितने सारे लाइंस होंगे हर एक लाइन खुद से पैरेलल ही होगा। तो ये वाला रिफ्लेक्सिव आ गया ना, जिसमें ए मतलब 1 1 2 2 ये जितने भी लिखते थे, तो इसमें क्या हो जाएगा L1, L1, L2, L3 जितने लाइंस होंगे, इनफाइनाइट लाइंस होंगे, मान लीजिए प्लेन में होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में क्या होगा कि अगर L1 इज रिलेटेड टू L2 देन L2 इज रिलेटेड टू L1। ऑफ कोर्स यस, ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसमें कहने की क्या बात है। तो ये सिमेट्रिक हो गया। एक तीसरा लाइन यहाँ पे डाल दीजिए L3, तो अगर L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, तो L1 L3 पैरेलल होगा, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। तो ये फिर ये ट्रांजिटिव हो गया ना। मतलब ये सब चीज को आप लिखिए, L1 रिलेटेड टू L2 एंड L2 रिलेटेड टू L3, सो L1 इज रिलेटेड टू L3 हो गया, इसीलिए ये ट्रांजिटिव है, हो गया ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल लाइन्स यहाँ लिखिए, y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो ये तो सिंपल सी बात है ना, y इक्वल टू mx प्लस c लिख दीजिए, हो गया ना। ये c अगर चेंज होता रहेगा तो इसके पैरेलल तो लाइन बनती रहेगी ना, ठीक है कि नहीं। आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन में, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी लिव इट कि c ये कांस्टेंट होता है, ये फॉर्म है जेड लाइन का, आप लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये 4 के बदले 6 लिखिए, 8 लिखिए, 10 लिखिए, -10 लिखिए, -5 लिखिए, कुछ जितना लिखिएगा उतना अलग अलग टाइप का लाइन बनता चला जाएगा। मान लीजिए ये एक लाइन होगा तो ये सब चेंज करते जाएंगे फॉरवर्ड, तो इसके पैरेलल इधर, इसके पैरेलल इधर, इनफिनाइट लाइन हो सकते हैं। तो ये सी इज अ कांस्टेंट लिख दीजिए, हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, नेक्स्ट प्रॉब्लम 15th नंबर। ये इजी प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि एक सेट है 1 2 3 4, इसके ऊपर एक रिलेशन है जो कि दिया हुआ है प्रॉब्लम में, ये दिया हुआ है। ये पूछ रहा है आपसे 4 ऑप्शन देके कि इसमें से कौन सा होगा। मतलब मैं यहाँ शॉर्ट में लिखा हूँ, ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, या रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, इस तरह से, या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। तो इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले इसमें ये देख लीजिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीज को टेस्ट करना है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ए बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। इसमें है क्या, देखिए 1 1, ये तो हाँ 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। तो ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो पहले दिखने से पता चल गया, ठीक है। तो ये दो और ये तो इक्विवेलेंस में सब होंगे, ठीक। अब क्या चेक कर लें हम लोग, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक देख लेते हैं हम लोग। सिमेट्रिक का क्या स्थिति है कि 1 2 है, मतलब अगर सिमेट्रिक क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, तब हम सिमेट्रिक बोलेंगे। तो ये तो आपसे बन जाना चाहिए। उल्टा ढूंढना है भैया, 1 2 है तो 2 1 है क्या इधर, ये तो पहला ही एलिमेंट फॉल्स मार गया। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये तो क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। इसमें देखिए सिमेट्रिक कौन सा नहीं है, ये नहीं है सिमेट्रिक, मतलब ये 3 बचा था ना, तो इसमें ये बोल रहे सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑफ कोर्स तब तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, इसमें ये भी तीनों होना चाहिए। लेकिन ये रिलेशन मुझे मिल गया कि सिमेट्रिक नहीं है, तो ये ऑप्शन होना ही नहीं था, 3 बच गया, इसमें यहीं पे है सिमेट्रिक नहीं, तो ऑफ कोर्स कि ऑप्शन बी होगा आंसर। आप ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कर लीजिएगा, इतना जानने के बाद आप इतना तो कर ही सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट प्रॉब्लम, 16th नंबर। ये क्या बोलता है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, मतलब नेचुरल नंबर्स गिवन बाय आर इक्वल टू दिस, चूज द करेक्ट आंसर। तो नेचुरल नंबर के ऊपर ये डिफाइंड है, और ये रिलेशन है, क्या है, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 और बी ग्रेटर देन 6 है। तो b ग्रेटर देन 6 है और n पे ये डिफाइंड नेचुरल नंबर्स। तो इसका जब आप सेट लिखने लगेंगे, मतलब रिलेशन, तो बहुत होगा, क्योंकि 6 से बड़ा तो बहुत कुछ होता है, 7 8 9 10 जीवन बीत जाएगा इसके एलिमेंट्स को लिखने में, तो वो लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो रिलेशन है, इसको देखिए, इसको रीडेबल फॉर्म में देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि a+2 इक्वल टू बी, मतलब ऐसे भी दिखने में कोई दिक्कत नहीं, b-2 ऐसे लिखने से आपको क्या फायदा होगा वो देखिए। a+2 इक्वल टू कितना, b हो गया, और b कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 6, ये लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन से हम लोग आंसर की तरफ जा रहे हैं। a+2 इक्वल टू बी और b ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये देखिए कि a में 2 जोड़ेंगे तो b मिलना चाहिए। देखिए ऑप्शन में कोई ऐसा है क्या, 2 में 2 जोड़ने से ऐड करने से 4 होता है, 3 में 2 जोड़ने से 5 होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। 6 में 2 प्लस करेंगे तो ये 8 होगा, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये होगा क्या, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये 2 ऑप्शन हम लोगों के पास अभी बचे हुए हैं। लेकिन इसमें क्या बोलता है कि b ग्रेटर देन 6, सेकेंड पॉइंट, ये भी है यहाँ पे कंडीशन। तो अब देखिए यहाँ पे ये किस चीज का पेयर है, a, b, तो b ग्रेटर देन 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। ये तो लेस देन 6 है ना, 4 इज लेस देन 6, 8 इज ग्रेटर देन 6। इसका मतलब 6 और 8 जो होगा वो इस रिलेशन में आएगा, आएगा कि नहीं, क्यों नहीं, क्यों आएगा, क्योंकि ये देख लीजिए अब ये क्या है, a और b का पेयर है, और a जो है ये 6 है, 6 इक्वल टू b माइनस 2, 8 माइनस 2 इज 6 एंड b इज ग्रेटर देन 6 है कि नहीं, ये तो b है ना, तो b इज ग्रेटर देन 6, तो इस कंडीशन को वैलिड किया क्रॉस चेक करने के लिए, मतलब ऐसे ही देख रहे हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुआ। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से करिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा काम देगा ये लाइफ में, 1 1 मेनी 1 इनटू ऑन टू, ये सब फंक्शंस, उसको पढ़िए। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।